हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग जेई चैलेंजर के अंदर थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 के अंदर आप देखिए आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये हमने बल्कि पिछले लेक्चर में भी किया था। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो आज सोल्व करेंगे, कंप्लीट होगा ये वाला। और साथ साथ हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनके ऊपर भी जो जेई एडवांस के प्रोस्पेक्टिव से अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रॉब्लम है अपना, द एंथैल्पी चेंज फॉर द वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड ए एट 200 केल्विन एंड 180 एम प्रेशर इज 22 किलोजूल पर मोल। हमें कैलकुलेट करना है। फाइंड आउट डेल्टा एस वेपोराइजेशन फॉर लिक्विड ए एट 200 केल्विन। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए इज गिवन 300 केल्विन। और ये देखिए सब बच्चे ध्यान देंगे, ये हमें जो चेंज दिया हुआ है इसमें पूरे चेंज को लिख देता हूं आप सब बच्चों के लिए। यहां पर देखो ध्यान देंगे, ए, देखिए सब बच्चे ध्यान देंगे इसमें। ये चेंजेस है, ए लिक्विड फेज में है, राइट। ए लिक्विड फेज में टेम्परेचर कितना 200 केल्विन, प्रेशर कितना 180 एम। और ये पूरा कन्वर्जन हो रहा है किसके अंदर, ये कन्वर्जन हुआ ए गैसियस फेज, टेम्परेचर 200 केल्विन और प्रेशर कितना रखना आपको 180 एम। क्लियर। सपोज टोटल चेंज इन एंट्रोपी कितना है इसके अंदर, डेल्टा एस। क्लियर। चलिए तो सबसे पहले जो ए लिक्विड फेज है हमें इसके बॉइलिंग पॉइंट तक जाना पड़ेगा। कितना बॉइलिंग पॉइंट है इसका 300 केल्विन, यानी ए लिक्विड ही रहेगा लेकिन टेम्परेचर कितना कहां तक जा रहे हैं 300 केल्विन, प्रेशर कितना है 180 एम। एक ये वाला स्टेप आ गया। एक स्टेप और हमें चलना पड़ेगा, वो स्टेप कौन सा है देखो ध्यान दें। ए जो है कन्वर्ट होगा किसमें, ए गैसियस फेज में, यहां पर फेज ट्रांजिशन आएगा। ए गैसियस फेज, टेम्परेचर कितना 300 केल्विन, प्रेशर कितना 180 एम, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेट आएगी इसके अंदर, फिर ये चेंज होगा किसमें, ए गैसियस फेज में 200 केल्विन है ये टेम्परेचर और प्रेशर कितना 180 एम। अब यहां पर जो चेंज इन एंट्रोपी है, सपोज ये वाले स्टेप में चेंज इन एंट्रोपी कितना डेल्टा S1, ये वाले स्टेप में चेंज इन एंट्रोपी कितना डेल्टा S2, ये वाले स्टेप में चेंज इन एंट्रोपी कितना डेल्टा S3। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, सब बच्चे इसको ध्यान दीजिए क्या क्या हम लोग का प्लान है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। देखिए ए लिक्विड फेज में है, 200 केल्विन 180 एम प्रेशर है। हमने पहले इसको कन्वर्ट किया इसके बॉइलिंग पॉइंट तक। कितना बॉइलिंग पॉइंट है इसका 300 केल्विन और प्रेशर 180 एम ही रखा। इस प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी कितना लिया हमने डेल्टा S1। उसके बाद ए लिक्विड फेज 300 केल्विन जो कि अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है, ये कन्वर्ट किसमें हुआ, ए गैसियस फेज में 300 केल्विन के ऊपर और प्रेशर 180 एम ही है। यहां पर चेंज इन एंट्रोपी कितना डेल्टा S2। और फाइनली आप देखेंगे सब बच्चे, ए जो गैसियस फेज में आ चुका है 300 केल्विन से, प्रेशर जो कि 180 एम लिया हुआ है, यहां पर ये कन्वर्ट हुआ गैसियस फेज में ही रहेगा। अब यहां पे टेम्परेचर कम कर दिया है, दैट इज 200 केल्विन और प्रेशर कांस्टेंट रखा है। यहां पर जो चेंज इन एंट्रोपी है ये कितना है डेल्टा S3। क्लियर। चलिए अब हम ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। देखिए बहुत आसान है। डेल्टा S टोटल कितना होगा, डेल्टा S टोटल डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3। ये पॉइंट सब बच्चों को समझ में आता है। अब हम यहां पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं डेल्टा S1। डेल्टा S1 वैल्यू कितनी है देखिए सब बच्चे ध्यान से इसको। डेल्टा S1 इक्वल टू n CPM dt बाई टी। लेकिन CPM किसका होगा, ये लिक्विड का, क्योंकि यहां पर ये भी लिक्विड फेज में है। क्लियर। टेम्परेचर कहां से कहां तक जाना है 200 केल्विन से 300 केल्विन, 200 केल्विन से 300 केल्विन। तो ये वैल्यू आई हमारे पास। चूंकि हमें ये जो कैलकुलेट करना है फॉर 1 मोल हम कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू है 1। तो ये जाएगा आपके पास CPM लिक्विड। देखो CPM लिक्विड हमें दिया हुआ है कितना
40 जूल पर मोल पर केल्विन। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 40 और dt बाई टी दैट इज ln t, ये वैल्यू हो जाएगी ln t, और लिमिट लेंगे, कितना लिमिट है भाई 200 से 300, 200 से 300, और ये वैल्यू मेरे पास डेल्टा S1 आ चुका है 40 ln 300 बाई 200, जैसे कि आप सब बच्चे जानते हैं 40 ln 300 बाई 200, दिस इज 40 ln 3 बाई 2, 40 ln 3 बाई 2। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है। तो ये मेरे पास चेंज इन एंट्रोपी कहां पे आया, जब हमने लिक्विड को 200 केल्विन से 300 केल्विन तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया है, ये आया हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी फर्स्ट स्टेप में। अब सेकंड स्टेप की बात करेंगे। अब ये 300 केल्विन से 300 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही लिक्विड से गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे क्या हुआ, फेज ट्रांजिशन। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं इसको। अब देखो ध्यान दीजिए, अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं डेल्टा H2। तो डेल्टा H2 के केस में क्या हो रहा है, फेज ट्रांजिशन। ये आप सारे बच्चे जानते हैं, जब भी फेज ट्रांजिशन होगा डेल्टा H2 की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा H वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई द बॉइलिंग पॉइंट। अब एक बार चेक कर लीजिए, डेल्टा H वेपोराइजेशन है कितना, कितनी वैल्यू में दे रखी है, डेल्टा H वेपोराइजेशन दिस वैल्यू इज गिवन, देखिए ध्यान से सब बच्चे, द एंथैल्पी चेंज फॉर द वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड एट 200 केल्विन पे दिया हुआ है हमें कितना 22। एक बार मैं आगे लिख देता हूं इसको, आपको डेल्टा H वेपोराइजेशन दिया हुआ कितने केल्विन के ऊपर, 200 केल्विन के ऊपर, और ये वैल्यू दी हुई है 22, दिस वैल्यू इज 22 किलोजूल पर मोल, 22 किलोजूल पर मोल। लेकिन हमें ये जो डेल्टा H वेपोराइजेशन चाहिए किसके ऊपर चाहिए, 300 केल्विन के ऊपर। देखिए ध्यान से, डेल्टा H वेपोराइजेशन वी हैव टू कैलकुलेट एट 300 केल्विन, इसके ऊपर कितना होगा। यहां पर आप सब बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वी अप्लाई किरचॉफ इक्वेशन, वी अप्लाई किरचॉफ इक्वेशन। According to this equation, delta H2 equal to delta H1 plus delta RCP, delta RCP dt लिमिट T1 से T2। इतना पॉइंट क्लियर हुआ सब बच्चों को। तो देखिए यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, यहां पे देखो ध्यान दीजिएगा, Cp की वैल्यू कितनी है, CPM ऑफ लिक्विड, हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, दिस वैल्यू इज 40। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास डेल्टा H 300 इक्वल टू डेल्टा H1, डेल्टा H1 कितना दिया हुआ है हम लोगों को, डेल्टा H1 अपने पास 22 की 1 किलो जूल में है, इनटू में इसको 1000 कर दूंगा, प्लस डेल्टा RCP कितनी आएगी, डेल्टा RCP की वैल्यू आएगी आपके पास, चूंकि जो कन्वर्जन है अपना कन्वर्जन है वो लिक्विड फेज से गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो डेल्टा RCP इक्वल टू CP ऑफ प्रोडक्ट माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट। इट मींस देखो हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, आप ध्यान दीजिए सब बच्चे, इसके अंदर यहां पर वैल्यू दी हुई है CP ऑफ गैस 30 और CP ऑफ लिक्विड 40। चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पर बेसिकली जो कन्वर्जन हो रहा है H2O लिक्विड कन्वर्जन इट कन्वर्ट इनटू H2O गैसियस फेज। तो डेल्टा RCP की वैल्यू होगी डेल्टा RCP इक्वल टू 30 माइनस 40, लिक्विड का कितना है 40, लिक्विड का कितना है एक बार चेक कर लीजिए, लिक्विड का है देखिए, लिक्विड का है 40 और गैस का कितना है 30। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 30 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 10। तो यहां से वैल्यू आ गई डेल्टा RCP इक्वल टू माइनस 10। ये वैल्यू माइनस 10 में यहां पे रख देता हूं, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास -10 dt लिमिट T1 से T2। टेम्परेचर कहां से कहां तक जा रहा है, टेम्परेचर आपका 200 से 300, क्लियर। अब हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा H 300 इक्वल टू 22 इंटू 1000
22 इंटू 1000, देखिए ध्यान से, 22 इंटू 1000 माइनस 10 इंटू 300 माइनस 200, 300 माइनस 200, 100 इंटू 10, 1000, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास डेल्टा एच 300 इक्वल टू 21 इंटू 1000। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है? ये मेरे पास डेल्टा एच 300 आ गया। अब यहां पर मैं ये जो वैल्यू लूंगा ना, डेल्टा एच वेपोराइजेशन, ये डेल्टा एच वेपोराइजेशन आपको 300 केल्विन पे लेना है। तो यहां से देखो डेल्टा एच 2 की वैल्यू आएगी हमारे पास। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, देखिए ध्यान से, डेल्टा एच 300 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है 21 इंटू 1000, राइट। अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है डेल्टा एच 2। डेल्टा एच 2 इक्वल टू दिस वैल्यू इज 21 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 300 केल्विन। और ये आप देख सकते हैं ये वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी? 70। डेल्टा एच 2 कितना आ गया? 70। तो चलिए हमने डेल्टा S1 कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा H2 कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं डेल्टा H3। देखिए डेल्टा H3 में क्या होगा, एक बार ध्यान दीजिए बच्चे। देखिए डेल्टा H3 के लिए बहुत सिंपल है। अब ये गैसियस फेज से गैस, मतलब गैसियस फेज के अंदर ऑलरेडी है, बस केवल टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं 300 केल्विन से 200 केल्विन। और ये आप सब बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा H3 इक्वल टू N CPM गैसियस फेज dt बाई टी, लिमिट T1 से T2। T1 कितना? 300 केल्विन से 200 केल्विन। और ये वैल्यू आएगी CPM ऑफ गैस कितना है? CPM ऑफ गैस है, एक बार चेक कर लीजिए कितना भाई। CPM ऑफ गैस दिया हुआ है 30, तो इस वैल्यू को रखिए 30। दिस वैल्यू इज 30 और ये आ जाएगा आपके पास ln 200 अपॉन 300, ln 200 अपॉन 300। इसको आप ये भी लिख सकते हैं -30 ln 3/2। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है? ओके, अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं डेल्टा एच टोटल। कितना है डेल्टा एच टोटल इसके अंदर? ध्यान दीजिए सब बच्चे, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। अब एक बार ये सारी वैल्यू यहां पे रख दीजिए आप, देखो चेक करिए। अभी हमने सोल्व किया था, डेल्टा S1 वैल्यू कितनी आई थी? डेल्टा S1 वैल्यू है 40 ln 3/2। मैं वैल्यू रख देता हूं, दिस वैल्यू इज 40 ln 3/2। ये वैल्यू थी मेरे पास डेल्टा S1 की। डेल्टा S2 हमने कैलकुलेट किया है +70 और डेल्टा S3 हमने कैलकुलेट किया है -30 ln 3/2, -30 ln 3/2। ये वैल्यू आपके पास आ जाती है, दिस इज 10 ln 3/2 प्लस 70 और इक्वल टू 70 प्लस 10 इंटू, हमें ln 3/2 की वैल्यू दे रखी है। देखिए क्या वैल्यू दी हुई है, ln 3/2 की वैल्यू है 0.405। देखिए ध्यान से, ये वाली वैल्यू है 0.405। तो सिंप्लीफाई करके आ गया इक्वल टू 70 प्लस 4.05 और हमारा आंसर आता है इससे 74.05 जूल केल्विन इनवर्स। जूल केल्विन इनवर्स ये वाली वैल्यू आ जाती है। एक बार सब बच्चे चेक करेंगे, एक बार आंसर चेक करिए कितना दिया हुआ है इसका। देखिए इस प्रॉब्लम का आंसर दिया हुआ है भाई 74.05 जूल पर केल्विन। ये एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है। आप देखिए सब बच्चे, एक बार मैं फिर से सब बच्चों को बताता हूं कैसे क्या हमने प्रॉब्लम सोल्व किया है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, हमें एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना था। ए जो कि लिक्विड फेज में है 200 केल्विन के ऊपर है, 1 atm प्रेशर है, और इसको कन्वर्ट करना था ए गैसियस फेज में जहां की टेम्परेचर 200 केल्विन है, प्रेशर 1 atm है, राइट। अब हम इसको अलग अलग स्टेप में चलेंगे। देखो सबसे पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट तक जाना होगा, यानी 200 केल्विन लिक्विड को 300 केल्विन लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा, राइट।
उसके बाद जो 300 केल्विन का लिक्विड है, इस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आपको उसको गैस में कन्वर्ट करना होगा, जो कि 300 केल्विन का गैसियस फेज में होगा, राइट। अब 300 केल्विन गैसियस फेज को जाना होगा गैसियस फेज में ही 200 केल्विन में। अब पहले वाला जो स्टेप है उसमें जो चेंज इन एंट्रोपी आया है दैट इज डेल्टा S1, दूसरे वाले में आया है डेल्टा S2 और तीसरे वाले में आया है डेल्टा S3। तो हमारे पास टोटल चेंज इन एंट्रोपी कितना है, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3। अब यहां पर देखेंगे पहले स्टेप में लिक्विड की हीटिंग है। जब आप लिक्विड की हीटिंग है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो चेंज इन एंट्रोपी का, डेल्टा S1 इक्वल टू N CBM लिक्विड dt बाई टी, लिमिट 200 केल्विन से 300 केल्विन। यहां पर CBM लिक्विड हमें कितना दिया हुआ है 40, आप देख सकते हैं। तो 40 LNT 200 से 300, ये आप सब बच्चे जानते हैं इंटीग्रेट करना। तो यहां से फाइनली मेरे पास आ जाएगा डेल्टा S1 इक्वल टू 40 LN 300 अपॉन 200 और फाइनली ये वैल्यू आ गई 40 LN 3/2। तो देखिए मुझे लगता है सभी बच्चों को पहले स्टेप में जो हमने चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट किया है सभी को अच्छे समझ में आया होगा, क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब अगला जो स्टेप था जो कि फेज ट्रांजिशन वाला स्टेप है, इसमें जो हमारा लिक्विड है 300 केल्विन वाला उसको कन्वर्ट कर लिया 300 केल्विन के गैसियस फेज में, यानी बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज, और ये है फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन की एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट। यहां से आप इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसके अंदर हमें जो डेल्टा एच चाहिएगा वो कितने टेम्परेचर के ऊपर चाहिए, 300 केल्विन के ऊपर, और हमें जो डेल्टा एच वैल्यू दे रखी है वो 200 केल्विन के ऊपर दिया हुआ है 22 किलो जूल पर मोल। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बाय किरचॉफ इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट the value of delta H at 300 Kelvin. So by using this Kirchhoff equation, delta H2 equal to delta H1 plus delta RCP dt लिमिट T1 से T2। डेल्टा RCP की वैल्यू कितनी होगी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इट मींस 30 माइनस 40 इक्वल टू -10। तो ये वाली वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं, 22 किलो जूल में था, इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया। डेल्टा RCP की वैल्यू कितनी रख दी, -10, और ये dt आ गया 200 से 300। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ गई यहां पर डेल्टा एच 300 जो कि 21 इंटू 1000 आ गई। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देख सकते हैं आप लोग, डेल्टा एच 300 हमारे पास 21 इंटू 1000 आ गया। अब डेल्टा एच 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एच वेपोराइजेशन एट 300 केल्विन डिवाइडेड बाय द बॉइलिंग पॉइंट, यानी 21 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 300, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 70। क्लियर। फिर हम डेल्टा एच 3 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। डेल्टा एच 3 बहुत सिंपल है, इसमें सब्सटेंस ऑलरेडी गैसियस फेज में आ चुका है, उसे 300 केल्विन से 200 केल्विन पे लेके जाना है, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास n CPM गैस dt बाई टी, लिमिट 300 से 200। ऑब्वियसली n की वैल्यू 1 ही लेनी है, हमें मोलर के टर्म्स में कैलकुलेट करना है। फॉर 1 मोल यहां पे आएगा CPM गैस कितना 30 ln 200 अपॉन 300, और इसको लिख सकते हैं -30 ln 3/2। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस पूरे प्रोसेस के अंदर चेंज इन एंट्रोपी कितना आया है, डेल्टा एच टोटल कितना आया है। बहुत ही सिंपल, देखिए आप लोग, डेल्टा एच टोटल इक्वल टू डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3, सारी वैल्यू रखिए। डेल्टा S1 कितना 40 ln 3/2, और डेल्टा S2 कितना 70, और डेल्टा S3 कितना -30 ln 3/2। सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया 10 ln 3/2 प्लस 70। तो यहां पर हमने ln 3/2 की वैल्यू दे रखी है 0.405, ये वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं, और सिंप्लीफाई करके आ गया 74.05 जूल केल्विन इनवर्स। ये प्रॉब्लम सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, ये एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। तो मुझे उम्मीद है आप सब बच्चों को बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगला प्रॉब्लम देखिए, ये भी एक मैचिंग टाइप प्रॉब्लम है, एक बढ़िया प्रॉब्लम है। आप सब बच्चे एक बार ये प्रॉब्लम पढ़ लीजिएगा। जैसे दिया हुआ है इसके अंदर, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड। आप देखेंगे कॉलम फर्स्ट में रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, रिवर्सिबल वेपोराइजेशन है, फ्री आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, फॉर आइडियल गैस। फ्री आइसोथर्मल एक्सपेंशन इटसेल्फ रिप्रेजेंट एक्सपेंशन इन वैक्यूम, और फिर डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 है जिसमें CaO प्लस CO2।
अब यहां पर सबसे पहले ए पार्ट मुझे सोल्व करना है। देखिए ए पार्ट में क्या है ये आप सब बच्चे ध्यान देंगे। ए पार्ट है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। यहां पर एक बात आप सब बच्चे जानते हैं, देखो ध्यान दीजिएगा, ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं इनके अंदर क्यू हीट एक्सचेंज कितना होता है? 0। यानी आप बोल सकते हैं अगर मुझे डेल्टा सराउंडिंग कैलकुलेट करना है तो डेल्टा सराउंडिंग इक्वल टू क्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई टी सराउंडिंग। क्लियर? तो वैल्यू कितनी आएगी? क्यू सराउंडिंग 0 चेंज है, 0 डिवाइडेड बाई टी सराउंडिंग इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आता है? और हमारे पास जो प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा सिस्टम भी कितना होगा? Q बाई टी, एंड दिस वैल्यू इज 0 बाई टी इक्वल टू 0। तो अगर हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात करते हैं तो डेल्टा सिस्टम भी 0 होगा, डेल्टा सराउंडिंग भी 0 होगा और डेल्टा टोटल भी 0 हो जाएगा। डेल्टा टोटल इक्वल टू 0 प्लस 0, दैट इज डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग इक्वल टू 0। तो इस टाइप से आप देख रहे होंगे हमारा जो आंसर आएगा इसमें, ए का आंसर आ गया P, एक आंसर कितना आ गया? S। एक आंसर आ गया S। मैं देखो ये आंसर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ये एक आंसर S आया है। बताइए सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब सेकंड वाले प्रोसेस पे आते हैं। देखो ध्यान दीजिए, सेकंड प्रोसेस है अपना कौन सा? ये सेकंड प्रोसेस है रिवर्सिबल वेपोराइजेशन। रिवर्सिबल वेपोराइजेशन देखिए बहुत सिंपल है। रिवर्सिबल वेपोराइजेशन के अंदर देखिए ध्यान दीजिए आप सब बच्चे, डेल्टा सिस्टम कितना होगा इसमें? डेल्टा सिस्टम इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई बॉइलिंग पॉइंट। और आप जानते हैं डेल्टा एच वेपोराइजेशन कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव। सो दिस इज पॉजिटिव अपॉन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ डेल्टा सिस्टम, इन दिस केस डेल्टा सिस्टम ग्रेटर देन 0। यहां तक मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आप डेल्टा सराउंडिंग कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए डेल्टा सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस वैल्यू इज नेगेटिव वैल्यू। तो यहां से डेल्टा सराउंडिंग आ गया लेस देन 0, डेल्टा सराउंडिंग लेस देन 0। तो हमारा आंसर होगा डेल्टा सिस्टम ग्रेटर देन 0। किस में आ रहा है? P में। डेल्टा सराउंडिंग लेस देन 0 किस में आ रहा? R में। तो इस बार ये आंसर हो गया B का, कौन सा? P एंड R। दिस आंसर इज P एंड R, यानी P के अकॉर्डिंगली जैसे कि हमने कैलकुलेट किया है डेल्टा सिस्टम ग्रेटर देन 0 और डेल्टा सराउंडिंग लेस देन 0 जो R के ऊपर है। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आती है? तो A और B अच्छी समझ में आया सब बच्चों को। अब हम C वाले पार्ट पे चलते हैं। चलिए सी पार्ट क्या कहता है? सी पार्ट में एक बार चेक कर लीजिएगा। सी पार्ट में है प्री आइसोथर्मल एक्सपेंशन, राइट? देखिए ध्यान से, प्री आइसोथर्मल एक्सपेंशन, राइट? प्री आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अप्लाई FLOT, that is first law of thermodynamics, delta U equal to Q plus W, right? In case of isothermal process, delta U की वैल्यू कितनी है? 0। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U कितना आएगा हमारे पास? ऑब्वियसली 0 ही आएगा। ये बात सब बच्चे समझते हैं। प्री एक्सपेंशन है तो W कितना होगा? 0 होगा। तो यहां पर Q की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ये बात सब बच्चों को समझ में आती है? तो अब आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा सराउंडिंग इक्वल टू क्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई टी सराउंडिंग, राइट? क्यू सराउंडिंग कितना होगा? माइनस क्यू सिस्टम, एंड दिस वैल्यू 0। तो माइनस 0 अपॉन टी सराउंडिंग इक्वल टू 0। तो इस बार हमारे पास डेल्टा सराउंडिंग की वैल्यू कितनी आ गई? 0। चलिए अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं डेल्टा सिस्टम। डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला आप सब बच्चे जानते हैं। क्या फॉर्मूला है?
NR ln V2 by V1, NR ln V2 by V1 प्लस NCVM ln T2 by T1। ये बात आप सब बच्चे जानते हैं, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, T1 एंड T2 आर इक्वल, इन दिस केस T1 एंड T2 आर इक्वल। तो आप देख सकते हैं, तो मेरे पास डेल्टा सिस्टम की जो वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू इज NR ln V2 by V1, बिकॉज दिस इज एक्सपेंशन, इट मीन्स V2 ग्रेटर देन V1। तो यहां से सब बच्चे समझ गए होंगे डेल्टा सिस्टम इस केस में आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो देखिए हमारा आंसर क्या आया इसके अंदर फाइनली, डेल्टा सिस्टम ग्रेटर देन 0, डेल्टा सराउंडिंग, देखिए ध्यान से, डेल्टा सराउंडिंग और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल टू 0। अब देखते हैं क्या आंसर आ रहा भाई सी के साथ में, देखिए ध्यान से, एक तो आर वाला पार्ट, एक तो पार्ट आएगा एस वाला और एक आएगा पी वाला। तो हमारा आंसर आ गया सी का पीएस। मैं आंसर लिख देता हूं, सी का क्या आंसर आ गया, पीएस। बताइए सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं? एक बार मैं फिर से बता देता हूं कैसे हमने सोल्व किया है, बिल्कुल आसान है। वी अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसके अंदर डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। Since this is isothermal process, so in this process delta U equal to 0. Or again, this is free expansion. In case of free expansion, P external equal to 0. It means work done will be 0 because W equal to, ध्यान दीजिए, W equal to minus P external dV। जब मैं P external को 0 कर दूंगा तो definitely W will be 0। तो यहां से मेरे पास आएगी डेल्टा U equal to 0, W equal to 0, then Q equal to 0. It means there is no heat exchange between system and surrounding. तो यहां पे आप बता सकते हैं डेल्टा सराउंडिंग इक्वल टू Q सराउंडिंग डिवाइडेड बाई T सराउंडिंग। Q इज 0 डिवाइडेड बाई T सराउंडिंग, ये वैल्यू आ गई 0, यानी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। अब आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं डेल्टा सिस्टम, कितना आएगा डेल्टा सिस्टम, NR ln V2 by V1 plus NCVM ln T2 by T1. This is isothermal process. In case of isothermal process, T1 and T2 are equal, right? So we have delta system equal to NR ln V2 by V1. Because this is free expansion, it means final volume is greater than initial volume. So finally, we will find delta system greater than 0. तो ये वाले केस में डेल्टा सिस्टम ग्रेटर देन 0 आया है और डेल्टा सराउंडिंग की वैल्यू 0 आ गई है। तो ये हमारा आंसर आ गया इस वाले केस में, राइट। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं इसमें, एक बार देख लीजिए, हमें कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन ऑफ CaCO3। ये वाला देखिए सब बच्चे, डिसोसिएशन ऑफ डी पार्ट, डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 सॉलिड। एक्चुअली ये क्या है, दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन, राइट। तो इस केस में क्या होगा, CaCO3 सॉलिड जब आप इसको हीट करते हैं, इट कन्वर्ट इनटू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है। अब सबसे पहले यहां पे कैलकुलेट करेंगे डेल्टा सिस्टम कितना होगा। देखिए बहुत ही आसान है। अब एक रिएक्शन है, डेल्टा सिस्टम कितना होगा, यहां पर एंट्रोपी ऑफ CO2 माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। गैस की एंट्रोपी हमेशा ज्यादा होती है, यानी आप बोलेंगे एंट्रोपी ऑफ CO2 माइनस एंट्रोपी ऑफ प्लस एंट्रोपी ऑफ CaO माइनस एंट्रोपी ऑफ CaCO3 माइनस एंट्रोपी ऑफ CaCO3। अब आप जानते हैं गैस की एंट्रोपी सॉलिड से कहीं ज्यादा होगी, डेफिनेटली दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव। तो डेल्टा सिस्टम की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, पॉजिटिव। इट मीन दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर, अगर मुझे इसमें कैलकुलेट करना है, देखो ध्यान देंगे आप, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। डेल्टा सराउंडिंग कैसे आएगा, डेल्टा सराउंडिंग इक्वल टू Q सराउंडिंग डिवाइडेड बाई T सराउंडिंग, Q सराउंडिंग डिवाइडेड बाई T सराउंडिंग। और Q सराउंडिंग कितना होगा, अब इसमें हीट एब्जॉर्ब हुई है
तो टी सराउंडिंग का इसका मतलब क्यू सराउंडिंग माइनस में होगा, तो वैल्यू इज नेगेटिव वैल्यू। इट मीन्स डेल्टा सराउंडिंग लेस देन 0। अब देखिए हमारा जो आंसर इसके अंदर आया है वो मैं लिख दूं आप लोगों के लिए। इस केस में आ रहा है डेल्टा सिस्टम ग्रेटर देन 0, डेल्टा सराउंडिंग, दिस डेल्टा सराउंडिंग इज लेस देन 0, यानी डी का जो आंसर आ रहा है, एक बार मैं लिख देता हूं सब बच्चों के लिए। डी का आंसर होगा, देखिए आप लोग, डी का आंसर होगा डेल्टा सिस्टम ग्रेटर देन 0 और डेल्टा सराउंडिंग लेस देन 0, यानी P और R। क्या आंसर आ रहा हमारा? P और R, ये लिख देता हूं, देखो ध्यान दीजिए, D का आंसर आ गया P एंड R। यहां तक सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं? ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, आप इस टाइप के प्रॉब्लम एडवांस में देख सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुए। अब मैं आगे बढ़ता हूं आप लोगों के लिए। आगे हमें एक प्रॉब्लम और दिया हुआ है, इसको देखिए आप लोग। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ x2, y2, xy3 आर 60, 40, 50 जूल पर केल्विन पर मोल रेस्पेक्टिवली ये दिए हुए हैं। फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है 1/2 x2 प्लस 3/2 y2, जिसका में डेल्टा एच भी दिया हुआ है। ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर टेम्परेचर कितना होगा। वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। बहुत आसान है, रिएक्शन लिखिए 1/2 x2 प्लस 3/2 y2, क्लियर। 1/2 x2 प्लस 3/2 y2 इक्वल टू x y3, ये हमारे पास आ जाता है। अब यहां से आप देख सकते हैं x2, अब सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एस। कितना होगा डेल्टा एस? वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी यहां पर जाएगा आपके पास SM ऑफ XY3 माइनस 1/2 SM ऑफ x2 माइनस 3/2 SM ऑफ y2। एक बार इनकी सबकी वैल्यू रख देते हैं, देखिए ध्यान से। तो यहां से डेल्टा एस की वैल्यू आ रही है, XY3 की वैल्यू दी हुई है हमें कितनी, 50, दिस वैल्यू इज 50 माइनस 1/2, ये वैल्यू कितनी है x2 की, एक बार चेक करिए, x2 की वैल्यू है 60 माइनस 3/2 इंटू y2 की वैल्यू चेक करिए कितनी है 40, ये वैल्यू कितनी है 40। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से मेरे पास आ गई डेल्टा एस इक्वल टू 50 माइनस 30, ये वैल्यू कितनी आ रही है 30 माइनस ये कितना 20, 60, दिस इज माइनस 60, तो वैल्यू कितनी आ गई माइनस 40। यहां तक सबको समझ में आता है। तो मेरे पास डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 40। ये बात सब बच्चे समझ गए। आगे हम कैलकुलेट करते हैं किस टेम्परेचर के ऊपर इक्विलिब्रियम आएगा, यानी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा, ये फॉर्मूला आप सब बच्चे जानते हैं, डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एस, क्लियर। डेल्टा एच ये वैल्यू कितनी है माइनस 30 किलो जूल, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, माइनस 30 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई माइनस 40, और ये वैल्यू कितनी आती है मेरे पास 750, तो ये वैल्यू आ गई 750 केल्विन। एक बार सब बच्चे नोट कर लीजिए, आंसर इज 750 केल्विन। यस, दिस इज सी पार्ट। अब मुझे बताएं ये प्रॉब्लम सभी को समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे प्रॉब्लम अक्सर आपको एडवांस में मिलेंगे, ये बहुत आसान प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि हमें रिएक्शन दिया हुआ है 1/2 x2 प्लस 3/2 y2 कन्वर्ट इनटू x y3। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एस। डेल्टा एस कैसे कैलकुलेट किया आपने? SM ऑफ प्रोडक्ट माइनस SM ऑफ रिएक्टेंट, यानी SM XY3 माइनस 1/2 SM ऑफ x2 माइनस 3/2 SM ऑफ y2। ये सारी वैल्यू रख दीजिए आप इनकी। तो यहां से मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। एक्चुअली दिस इज डेल्टा RS, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शंस, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शंस। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके आ चुकी है आपके पास माइनस 40 जूल केल्विन इनवर्स, राइट। फिर उसके बाद अगर आप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं आप लोगों के लिए, देखिए ध्यान से। T इक्विलिब्रियम
टी इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होगा, डेल्टा आर एच डिवाइडेड बाई डेल्टा आर एस। डेल्टा आर एस की वैल्यू दी हुई है -30 किलो जूल, उसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये आ गया -30 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई -40 और सिंप्लीफाई करके आ गया 750 केल्विन। यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रॉब्लम है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड, और यहां पे हमें दिया हुआ है जेड इक्वल टू 1/70 एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ C2H6 इन किलो कैलोरीज। सिंपल। अब हमें कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। कैसे आएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, देखिए ध्यान से, C2H6 ये जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब भी कोई मॉलिक्यूल आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट होता है, उसमें जो चेंज इन एंथैल्पी एसोसिएट होगी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी 2 कार्बन गैसियस फेज प्लस 6 हाइड्रोजन गैसियस फेज, राइट, 6 हाइड्रोजन गैसियस फेज। ये आएगी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डेल्टा HA। तो जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो इसके बॉन्ड ब्रेक होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप, C सिंगल बॉन्ड C, ये C2H6 है, आप जानते हैं C2H6। C2H6 में कितने C सिंगल बॉन्ड C है, 1 -C सिंगल बॉन्ड C। इतनी एनर्जी आपको सिस्टम को देनी पड़ेगी, तब जाकर वो बॉन्ड ब्रेक होगा। CH बॉन्ड कितने हैं, 6 CH बॉन्ड हैं, 6 CH बॉन्ड। तो यहां से आपके पास एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू आ गई कितनी, कार्बन कार्बन बॉन्ड कितना 80, ये बॉन्ड है 80 प्लस CH बॉन्ड कितना है 100, कितनी वैल्यू है ये 100। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है 680। तो यहां पर आपके पास एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू आ चुकी है 680। आपको कैलकुलेट करना है Z की वैल्यू है 1/170 डेल्टा H एटोमाइजेशन। एक बार वैल्यू रखिए, तो वैल्यू आ गई 1/170 इंटू 680, और ये वैल्यू कितनी आ गई 4। तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो प्रॉब्लम बहुत ही आसान था, बस पॉइंट इतना है कि आपको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का पता होना चाहिए, कैसे हम एंथैल्पी एटोमाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। बाकी इस टाइप की प्रॉब्लम नॉर्मली आपको जेईई एडवांस में मिलेंगे। और क्या होता है इसके अंदर, C2H6 जब कन्वर्ट होगा 2 कार्बन गैसियस फेज में और 6 हाइड्रोजन गैसियस फेज में, तो इस रिएक्शन के अंदर जो एंथैल्पी एसोसिएट होगी, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, राइट। तो यहां से मेरे पास एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आ चुका है। देखो C सिंगल बॉन्ड C, 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड C, उसको ब्रेक करना होगा, और 6 CH बॉन्ड है, इनको ब्रेक करना होगा। यानी C सिंगल बॉन्ड C कितना 80 और CH बॉन्ड कितना 100, तो 6 × 100 और सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया 680। अब मुझे कैलकुलेट करना है Z, तो Z कितना आएगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है 680 डिवाइडेड बाई 170, और फाइनली ये वैल्यू आ चुकी है 4। अब मुझे बताएं, सभी लोग समझ गए इसको, ये नोट कर लीजिए आप, क्लियर। चलिए अब हाँ, चलिए हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन C2H6 का कैलकुलेट कर लिया है, और यहां से फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 680 डिवाइडेड बाई 170 इक्वल टू 4। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ये भी एक शानदार प्रॉब्लम है, पढ़िए सब बच्चे पहले इसको। द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड इन 1m सॉल्यूशन with a strong base equal to -56.1 kilojoule per mole if enthalpy of ionization of acid is 1.5 kilojoule per mole and the enthalpy of neutralization of strong acid with strong base is -57.3, what is the percentage of ionization of weak acid in molar solution, right। ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए
ये ध्यान देंगे सब बच्चे इसके अंदर। हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर यहां पर सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कौन कौन से एसिड है? वीक एसिड है विद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, एंड द वैल्यू इज एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड प्लस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस enthalpy of neutralization, enthalpy of neutralization of strong acid and strong base। अब ये एक बार सारी वैल्यूज रखिए। देखिए हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है -56.1 इक्वल टू, वीक एसिड के लिए हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा एच डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, राइट। स्ट्रॉन्ग बेस कितनी वैल्यू है? 0, और ये वैल्यू कितनी रखी है? -57.3, -57.3। तो यहां से डेल्टा एच डिसोसिएशन ऑफ एसिड वीक एसिड वैल्यू कितनी आ गई? 57.3 माइनस 56.1, और ये वैल्यू आ चुकी है 1.2। तो आप देख सकते हैं जब इसका न्यूट्रलाइजेशन हुआ होगा तो 1.2 एनर्जी ऑलरेडी सिस्टम से कंज्यूम हो गई, यानी अब हमारे पास जो एनर्जी अवेलेबल है वो कितनी होगी? क्योंकि टोटल एनर्जी थी हमारे पास 1.5। नाउ अवेलेबल एनर्जी ये हमारे पास है, देखिए सब बच्चे ध्यान से, 1.5 माइनस 1.2 इक्वल टू 0.3। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को? अब आप बोल सकते हैं कि अब इसका परसेंटेज आयोनाइजेशन कितना हुआ होगा, वो आप बता सकते हैं। बहुत आसान है, परसेंटेज आयोनाइजेशन इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी है? 0.3, और ये एनर्जी कितनी है? देख सकते हैं आप लोग यहां पर 1.2। कितनी वैल्यू है? 1.2 इंटू 100 इंटू 100। देखिए ध्यान से यहां पर ये वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 0.3 डिवाइडेड बाई 1.5। कितनी एनर्जी चाहिए मुझे आयोनाइजेशन के लिए? 1.5। तो 1.5 इंटू 100, तो वैल्यू कितनी आ गई? 100/5, और 100/5 ये वैल्यू कितनी है? 20%। तो हमारा जो आंसर आएगा इसके अंदर ये होगा 20%। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, तो हमारा आंसर आ गया थर्ड। एक बार चेक कर लीजिए, यस दिस इज थर्ड। कैसे सोल्व किया? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड प्लस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमें वैल्यू कितनी दे रखी है? -56.1। देखिए ध्यान से कितनी वैल्यू है? -56.1 एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड दैट वी हैव टू कैलकुलेट, और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए वैल्यू कितनी? 0। ये तो आप सब बच्चे जानते ही हैं। और हमें दिया हुआ यहां पर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस -57.3, ये वैल्यू -57.3 आ गई। फाइनली मेरे पास एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड कितना आ रहा है? 57.3 माइनस 56.1, एंड दिस वैल्यू इज 1.2। अब हमारे पास कितनी अवेलेबल एनर्जी है? आप देख सकते हैं भाई 1.2 तो कंज्यूम हो गई, तो एनर्जी अवेलेबल कितनी है? 1.5 माइनस 1.2, तो ये वैल्यू आ गई 0.3। अब ये जो 0.3 एनर्जी है, इस एनर्जी के साथ में आयनाइजेशन होगा। आप समझ सकते हैं जो हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है आयनाइजेशन के लिए, और जितनी एनर्जी चाहिए आयनाइजेशन के लिए 1 मोल के लिए, उसे डिवाइड कर देंगे इंटू 100, यानी 0.3 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 100। दिस वैल्यू इज 100/5 इक्वल टू 20%। तो आंसर आ गया सी। बच्चे समझ गए? ये भी एक बहुत शानदार प्रॉब्लम है। चलिए मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आगे बढ़ता हूं। अगला प्रॉब्लम दिया हुआ है, कैलकुलेट enthalpy change XeF4 convert into Xe positive plus F, यहां पे प्लस लिख लीजिएगा, दिस इज प्लस। ये वैल्यू कौन सी है? क्या है हमारे पास? यहां पर प्लस आएगा भाई, देखिए ध्यान से। मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए, दिस इज प्लस F2 गैस प्लस F गैस।
यहां पर द एवरेज एक्सीएफ बॉन्ड एनर्जी दे रखी है 34 किलो जूल पर मोल। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्सी दिया हुआ है 279 किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे रखी है एफ की कितनी 85, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ F2 दे रखी है कितनी 38। ये सारी वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी है, राइट। अब देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। सबसे पहले यहां पर आप एक काम कर सकते हो, इसका बॉन्ड एबर साइकिल बना लेते हैं। एक्स ई, देखिए ध्यान से, एक्स ई F4 गैसियस फेज, ये कन्वर्ट किस किस में करना है हमें दिया हुआ है एक्स ई पॉजिटिव गैसियस फेज में, एक्स ई पॉजिटिव गैसियस फेज में, प्लस इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, देखिए ध्यान से, ये है एक्स ई, राइट, एक्स ई F4 गैसियस फेज कन्वर्ट इनटू किस किस में कन्वर्ट हुआ, जैसे कि दिया हुआ है एक्स ई गैसियस फेज में प्लस एफ गैसियस फेज में, ये एफ माइनस है, दिस इज एफ माइनस, प्लस एफ माइनस गैसियस फेज प्लस F2 गैसियस फेज और प्लस सिंपली एफ, ऐसे ही ये गैसियस फेज में रहेगा। एक्चुअल में ये कन्वर्जन है, तो मैंने यहां भी करेक्शन कर दिया आप लोगों के लिए। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले XeF4 कन्वर्ट किस में होगा, ये XE में कन्वर्ट होगा गैसियस फेज में, राइट, प्लस F गैसियस फेज प्लस 2F गैसियस फेज प्लस F गैसियस फेज। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 4F को लिख दिया 1 + 2 + 1, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये XE कन्वर्ट होगा XE पॉजिटिव गैसियस फेज में, राइट, एम्स का बॉन्ड एबर साइकिल बना लेते हैं। F कन्वर्ट होगा F माइनस गैसियस फेज में, और 2F गैसियस फेज कन्वर्ट होगा F2 गैसियस फेज, और साथ में ये F एज इट इज आपको दिखेगा, यहां पर कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगी। जैसे कि XeF4 गैसियस फेज, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितने बॉन्ड है, 4 XeF बॉन्ड है, तो प्लस आएगा 4 XeF बॉन्ड। क्लियर हुआ सब बच्चों को। जब ये XE पॉजिटिव गैसियस फेज में जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी आएगी। तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी कहां दी हुई है हमें, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Xe 279, तो वैल्यू कितनी आएगी 279, यहां तक समझ में आता है। फिर F कन्वर्ट होगा F माइनस में, तो इसकी क्या आएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चेक कर लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना 85। देखो F से F माइनस जा रहा है, यहां पर एनर्जी सिस्टम से रिलीज होगी, तो इसको लिखेंगे माइनस 85, और 2F F2 में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो डेफिनेटली एनर्जी रिलीज होगी, और ये में कितना दिया हुआ है 38 माइनस 38। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है। अब ये सारी एनर्जी का सम कर दीजिएगा, यहां पर चेंज इन एंथैल्पी आएगा डेल्टा H, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा H इक्वल टू कौन कौन सी एनर्जी है, 4 इंटू, मैं से लिख देता हूं उसको 4 इंटू XeF बॉन्ड की एनर्जी चेक करो कितनी है 34, ये वाली वैल्यू आ गई। तो यहां पर 4 इंटू 34 कितना 16, 136, एक बार चेक कर लीजिए 16, यस 136, तो एनर्जी प्लस में आएगी 136, क्लियर। उसके बाद प्लस 279 क्लियर। उसके बाद F की -85 और -38, ये फाइनली हमारे पास आएगा। अब इसको एक बार चेक कर लीजिए वैल्यू कितनी आ रही है। देखिए आप लिख सकते हैं 15 और ये आएगा कितना 11 1 और ये आएगा कितना 415 माइनस, इसको ऐड कर लीजिए कितना 13 1 और ये कितना 12, क्लियर 13 यस 12, और वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आएगी 2, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 9, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास कितनी 292, तो फाइनली वैल्यू आ गई 292 किलो कैलोरीज पर मोल। अब बताएं ये प्रॉब्लम सबको समझ में आता है।
चलिए अब एक बार इसको हम लोग जो है बात करते हैं इसके अंदर XeF4 कैसे हुआ। XeF4 गैसियस फेज कन्वर्ट इनटू Xe पॉजिटिव प्लस F माइनस प्लस F2 प्लस F, ये हमें दिया हुआ है, ये कन्वर्जन करना है एज अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स। देखिए सबसे पहले XeF4 में 4 XeF बॉन्ड हैं, उन चारों बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद Xe और प्लस 4F गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा। जब Xe एटम आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, Xe पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब होगी सिस्टम को, तभी कन्वर्जन होगा, तो होगी हमें 279 दिया हुआ है। जब F कन्वर्ट होगा F माइनस में, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इसका मतलब यहां पे एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम से, ये कितना होगा -85। जब 2F कन्वर्ट होगा F2 में, यहां पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, आप जानते हैं जब भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, यहां पर भी -38 आएगा, और ये F एज इट इज है, तो इसमें एनर्जी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। फाइनली इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, देखिए सब बच्चे ध्यान से, ये एनर्जी चेंजेस होंगे क्या, 136 ये वाली एनर्जी प्लस में है, प्लस 279 माइनस 85 माइनस 38, और फाइनली मेरे पास आगे वैल्यू कितनी 292। अब बताइए सभी बच्चों को समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये वाला जो प्रॉब्लम है ये भी एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान दें। 100 ml 0.5 N H2O4 strong acid is neutralized with 200 ml 0.2 N of NH4OH. This is NH4OH. ये मैं करेक्ट कर दूं आप लोगों के लिए। .2 NH4OH एक बार चेक कर लीजिएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। 100 ml H2O4 न्यूट्रलाइज विद 0.2 NH4OH in a constant pressure calorimeter NH4OH, right? In a constant pressure calorimeter which result temperature rise of 1.4 degree centigrade if heat capacity of calorimeter content is 1.5। तो इसमें बताने कौन कौन से करेक्ट हैं। तो चलिए अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व करना शुरू करते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए यहीं से शुरुआत करते हैं, राइट। देखो जब H2SO4 और NH4OH रिएक्ट करेंगे, इनके मोल निकाल लेते हैं। H2SO4 के मोल कितने आएंगे, याद है फॉर्मूला mv/1000। तो यहां पे जो नॉर्मेलिटी है इसकी 0.5 है, आप जानते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल टू, देखिए नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। हमें नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है 0.5, मोलैरिटी एन फैक्टर कितना है इसका 2, तो मेरे पास इसकी मोलैरिटी आ गई 0.5/2। यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे n इक्वल टू mv/1000। यहां से मोलैरिटी आ चुकी है 0.5/2, 0.25। क्लियर। तो यहां से मेरे पास H2SO4 के मोल आ जाएंगे n ऑफ H2SO4 इक्वल टू mv/1000 यानी 0.25। वॉल्यूम कितना है इसका 100 डिवाइडेड बाई 1000, तो सिंप्लीफाई करके आ गया 0.025। ये मेरे पास H2SO4 के मोल आ गए। तो यहां से मैं H पॉजिटिव के मोल निकाल सकता हूं ना। तो एक मोलेक्यूल से कितने मोल मिल रहे हैं, 2 मोल मिल रहे हैं। तो N ऑफ H पॉजिटिव आ चुका है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.025 इंटू 2, 0.025 इंटू 2 इक्वल टू 0.5। इतनी बात सब बच्चों को समझ में आती है, क्लियर। अब देखिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। N ऑफ NH4OH भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। N ऑफ NH4OH अगेन N ऑफ NH4OH दैट इज mv/1000, mv/1000। तो ये आएगा आपके पास, दिस इज mv/1000। क्लियर।
एक बार देख लीजिए, इस प्रॉब्लम में हमें इसकी मोलैरिटी डायरेक्ट दे ही रखी है 0.2, वॉल्यूम कितना 100, तो ये मेरे पास आ गया इक्वल टू 0.2 इंटू वॉल्यूम, चेक करिए कितना 200 है, 100 कितना है 200, यस दिस इज 200, तो 0.2 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 1000, क्लियर। तो यहां से वैल्यू आ गई 0.4 डिवाइडेड बाई 10 और ये मोल आ गए 0.04। तो हमारे पास H पॉजिटिव के मोल आ गए प्लस NH4OH के मोल आ गए। यहां से कहीं ना कहीं कन्वर्जन होगा NH4 पॉजिटिव का प्लस H2 होगा। ये हमारे पास रिएक्शन है। तो कितने मोल मेरे पास H पॉजिटिव के हैं, अभी हमने कैलकुलेट किए थे 0.5, दिस इज 0.5 मोल और ये मोल कितने हैं 0.04। एक बार चेक कर लीजिएगा 0.2 इंटू 200 बाई 1000, यस ये आ गया 0.4 बाई 10 दैट इज 0.04। तो यहां पर LR कौन होगा, तो ये मेरे पास LR हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए ध्यान से, दिस इज LR लिमिटिंग रिएजेंट, क्लियर। अब यहां से आप Q कैलकुलेट कर लीजिए, Q कितना आएगा C डैश डेल्टा T, C डैश डेल्टा T, C डैश क्या है यहां पर, दैट इज हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर कंटेंट सिस्टम। कैलोरीमीटर कंटेंट सिस्टम कितना दिया हुआ है, एक बार चेक करिए, ये वैल्यू दे रखी है 1. देखिए हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर कंटेंट इज 1.5 किलो जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में कितनी 1.5, और चेंज इन टेम्परेचर एक बार चेक कर लीजिए कितना है, चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ आपको 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर, इंटू 1.4 कर देंगे इसको, इंटू 1.4। तो ये मेरे पास किस में आ गई वैल्यू, आप देख लीजिएगा, दिस वैल्यू इज किलो जूल में आ गई, राइट। अब यहां से हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा RH। अब इसमें डेल्टा RH क्या होगा, दिस इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, इसका मतलब सिस्टम से हीट रिलीज हुई होगी, डेफिनेटली दिस विल बी माइनस साइन, क्लियर। अब यहां पर 1.5 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 0.04, ये वाली वैल्यू आएगी 0.04। इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, ये वैल्यू कितनी आ रही है देख लीजिएगा, -15 इंटू 14, 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 4, यही वैल्यू आएगी, यस ये वाली वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई कराइए भाई, ये कितना आएगा, ये आ गया हमारे पास 2, ये आ गया 7, ये कितना आ गया 3.5, क्लियर। 3.5 इंटू 15, 15 कितना आ गया 75, 7 और 15 इंटू 3 45, 45 और 7 52, तो वैल्यू आ गई 52। तो यहां से मेरे पास ये वैल्यू आ रही है -52.5 किलो जूल पर मोल। ये आ गया एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसका आया है, ये आया है H2SO4 का प्लस NH4OH का। आप समझ सकते हैं कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे वो H2SO4 हो HCl हो, और सभी के केस में वैल्यू कितनी आ गई, दिस वैल्यू इज -52.5 किलो जूल। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है, क्लियर। अब मैं इसको आगे सोल्व करने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से। अब इस प्रॉब्लम में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl और NH4OH पूछा है, तो मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। देखिए कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे वो NH4 चाहे वो H2SO4 है या HCl है, उस सब के लिए वैल्यू इतनी ही होगी। तो मैं लिख देता हूं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, बिकॉज HCl अगेन इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, प्लस NH4OH इक्वल टू -52.5 किलो जूल मोल इनवर्स। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है, क्लियर। तो इसके अंदर अब जो आंसर दिए मैं एक बार चेक कर लीजिए, इसमें ए आंसर होगा, ए आंसर करेक्ट है, क्लियर। आगे चेक करते हैं एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH कितना होगा। चलिए ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं नेक्स्ट पेज भी कैलकुलेट करता हूं इसको। देखिए आप ध्यान दीजिए, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl प्लस NH4OH। NH4OH ये एक वीक बेस है, तो इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCl प्लस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ
NH4OH plus enthalpy of neutralization of strong acid plus strong base. क्लियर? अब देखिए मैं वैल्यू क्या क्या दी हुई है, एक बार चेक कर लीजिए सब बच्चे. एंथैल्पी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कितना दिया हुआ है? 57 किलो जूल दिया हुआ है. तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? -57. क्लियर? अब यहां पे देखो, ध्यान दीजिए, ये वैल्यू आ गई आपके पास, ये हमने अभी कैलकुलेट की थी. देखिए एक बार चेक कर लीजिए वैल्यू कितनी आई थी, -52.5. दिस वैल्यू इज -52.5 इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCl 0 बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड. और मुझे कैलकुलेट करना है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH, और ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है -57. क्लियर? इसको इधर ले आओ. तो यहां से एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH जो कि एक वीक बेस है, ये वैल्यू आ कितनी रही है? 57 माइनस 52.5, ये कितना आ गया? 5 माइनस 0.5, 4.5. यस, दिस वैल्यू इज 4.5 किलो जूल पर मोल. तो इस पेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका जो सेकंड आंसर आ रहा है ये वाला भी आ गया. एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH इज 4.5. ये हमने अभी कैलकुलेट कर लिया. ये एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH और कैलकुलेट करना चाहते हैं. अब हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है CH3COOH प्लस NH4OH कन्वर्ट इनटू CH3COONH4. एक्चुअली दिस कंपाउंड इज, मैं करेक्ट कर दूं आप लोगों के लिए, दिस कंपाउंड इज CH3COONH4. CH3COONH4 प्लस H2O प्लस 48.1 किलो जूल. तो चलिए यहां से सोल्व करते हैं इसको. तो ये आ जाएगा आपके पास अगेन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, अब कौन कौन से एसिड हैं? CH3COOH है और साथ में NH4OH है, यानी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ CH3COOH प्लस NH4OH इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH प्लस enthalpy of dissociation of NH4OH plus enthalpy of neutralization of strong acid plus strong base. ये वाली वैल्यू हमें जो दे रखी है CH3COOH प्लस NH4OH के लिए वैल्यू आप चेक कर सकते हैं. ये वैल्यू कितनी दे रखी है? -48.1 किलो जूल. तो ये वैल्यू हम यूज करेंगे. तो यहां से वैल्यू आएगी, this value is -48.1 kilojoule equal to enthalpy of dissociation of CH3COOH हमें कैलकुलेट करना ही है. enthalpy of dissociation of CH3COOH, और ये हमने कैलकुलेट किया ही NH4OH का. कितनी वैल्यू है? 4.5 प्लस 4.5 माइनस, और ये वाली वैल्यू कितनी है? -57. सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको. एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH इक्वल टू, ये वैल्यू आएगी 57 माइनस 48.1 माइनस 4.5, ये वैल्यू आ रही है. एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. देखिए ये वैल्यू आएगी 57 माइनस कितना? 0.6, और ये कितना आ गया? 52, राइट, 52.6. तो 57 में से 52.6 को माइनस कर दो. 5 माइनस 0.6 दैट इज 4.4. 5 माइनस 0.6 4.4. दिस वैल्यू इज 4.4 किलो जूल पर मोल आ जाएगी हमारे पास. एक बार चेक करिए भाई क्या वैल्यू ली हुई है. ये वैल्यू देखिए आप लोग 4.6 ली हुई है. इसका मतलब तो आंसर नहीं आएगा, इसको आप छोड़ दीजिए. डेल्टा H, ये वाली जो इक्वेशन दी हुई है इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं. मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं. देखिए ध्यान से, ये रिएक्शन दिया हुआ है 2H2O कन्वर्ट इनटू 2H पॉजिटिव प्लस 2OH माइनस. क्लियर? ये हमें दिया हुआ है किसमें? ये लिक्विड है, एक्वस फेज में दिए हुए हैं. अब आप जानते हैं
जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का होगा, वही चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, यानी डेल्टा आर एच। कौन सा रिएक्शन का होता है वो? एच पॉजिटिव एक्वस प्लस ओ एच माइनस एक्वस कन्वर्ट इनटू H2O लिक्विड, वो इस रिएक्शन का होता है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास? आप लिख सकते हैं H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस कन्वर्ट इनटू H2O लिक्विड। इस रिएक्शन का डेल्टा RH है -57। क्लियर? तो अब आपको जो रिएक्शन दी हुई है, अगर मैं इसको चेंज करके रिएक्शन को लिख देता हूं तो ये वाली वैल्यू आएगी H2O लिक्विड कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा RH कितना हो जाएगा? प्लस का 57। तो इसका डेल्टा RH वैल्यू हो गई प्लस की 57। अब अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, डेफिनेटली डेल्टा RH भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये जो रिएक्शन गिवन है हमें 2H2O लिक्विड कन्वर्ट इनटू 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2OH माइनस एक्वस, इस वैल्यू के लिए डेल्टा RH कितना आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करो 114। क्लियर? कितनी वैल्यू आ गई? 114। और आप देख सकते हैं अब इसमें हमारा जो आंसर आएगा भाई D4 भी आंसर आएगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है दिस इज ABD। यस, दिस इज ABD। अब बताइए ये प्रॉब्लम सब बच्चों को समझ में आ गया? ये एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं हर एक स्टेप बहुत अच्छी तरीके से किया है हमने इसके अंदर। अब यहां पर अगला जो प्रॉब्लम है इसको देखिए आप लोग। 0.16 ग्राम ऑफ मीथेन was subjected to combustion at 27 degree centigrade in a bomb calorimeter. The temperature of calorimeter system including water was found to rise by 0.5 degree centigrade. Calculate heat of combustion of methane. देखिए दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज बॉम्ब कैलोरीमीटर, यानी यहां पर हीट एक्सचेंज जो होगी दैट विल बी QV। और हमारे पास जो वैल्यू आएगी डेल्टा RU इक्वल टू माइनस QV डिवाइडेड बाई N ऑफ LR। यहां पर कंबशन किसका हो रहा है? मीथेन का। तो डेफिनेटली मीथेन विल बी LR। और इस केस में मोल ऑफ CH4 कितने होंगे? मास जो कि 0.16 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ मीथेन दैट इज 16, और ये वैल्यू आ गई 0.01। क्लियर? अब QV वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। QV कितना आएगा? QV वैल्यू इज C डैश डेल्टा D, दैट इज कैलोरीमीटर कंटेंट सिस्टम। ये हमें दिया हुआ है द टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम इंक्लूडिंग वाटर, और वैल्यू इज इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो रहा है? 0.5, और हीट कैपेसिटी दे रखी है कैलोरीमीटर कंटेंट सिस्टम 17.7। तो यहां से वैल्यू आ गई 17.7 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है भाई? 0.5। दिस वैल्यू इज 0.5। क्लियर? ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसमें? किलो जूल में वैल्यू आ गई। एक काम करते हैं इस वैल्यू को यहां पे रख देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा RU आ जाएगा। एंड दिस डेल्टा RU इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिए, डेल्टा RU इक्वल टू माइनस QV। QV की वैल्यू कितनी है? 17.7 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई ये कितना है? 0.01। तो सीधा सीधा लिख सकता हूं माइनस 177 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वैल्यू कितनी आ रही है? 5 3 8, और ये कितना आ गया? 8। एंड दिस वैल्यू इज माइनस, आप देख लीजिए, -885 किलोजूल पर मोल। किलोजूल पर मोल ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है कौन सी? डेल्टा RU। अब मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा RH। तो डेल्टा RH के लिए क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली डेल्टा RH के लिए हम लोगों को एक बार कंबशन इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्या कंबशन इक्वेशन होगा? CH4 मीथेन ही है ना? यस, CH4 गैसियस फेज प्लस 2O2 गैसियस फेज कन्वर्ट इनटू CO2 गैसियस फेज
CO2 गैसियस फेज प्लस 2H2O लिक्विड। एक बार चेक कर लीजिए इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। एक कार्बन ये वाला, एक कार्बन ये वाला, बैलेंस है। हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन बैलेंस हैं। ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन इधर और चार ऑक्सीजन ये भी बैलेंस है। तो यहां से एक काम कर लेते हैं, डेल्टा एन जी कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आएगी? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी 1 माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई -2। अब आप एक रिलेशन जानते हो सब बच्चे, डेल्टा आर एच वाला। अगली पेज पे करें, चलिए। ये रिलेशन आता है डेल्टा आर एच इक्वल टू डेल्टा आर यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। एक बार वैल्यू रखते हैं। डेल्टा आर यू, ये वैल्यू कितनी है? डेल्टा आर यू वैल्यू अपनी कैलकुलेट हुई थी -885। दिस वैल्यू इज -885। डेल्टा एन जी कितना है? -2। अभी कैलकुलेट किया आपके सामने, देख सकते हैं, -2। और ये किलो जूल में है, तो आर की वैल्यू 8.314 10⁻³ लेंगे। ये वैल्यू रख दीजिएगा इनटू 8.314 10⁻³ और टेम्परेचर देखिए कितना लेंगे, जो टेम्परेचर रहा होगा। कितना टेम्परेचर दिया हुआ है एक बार चेक, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 300 वैल्यू कितनी है? 300। तो ये आ गया आपके पास इनटू 300। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा और फाइनली हमारे पास आंसर आएगा ये वाला। आप चेक कर लीजिए एक बार, इसको कैलकुलेशन देख सकते हैं। 889.99 आप चेक कर लीजिएगा, इसके आसपास हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज डेल्टा आर एच। क्लियर हुआ? आप देख सकते हैं कैसे प्रॉब्लम सोल्व किया आपने। सबसे पहले क्यूबी कैलकुलेट किया। क्यूबी कैसे आया? सी डैश डेल्टा टी से। सी डैश कितना? 17.7 इंटू 0.5। ये मेरे पास सी डैश आ गया, क्यूबी आ गया। और CH4 के जो मोल होंगे वो LR का काम करेंगे। वो कितना आएंगे? क्योंकि ऑक्सीजन एक्सिस अमाउंट में होगी जब भी कंबशन होता है, राइट। तो वैल्यू इज 0.16 डिवाइडेड बाय 16, 0.01 मोल आ गए। आपने क्यूबी वैल्यू को 0.01 से डिवाइड किया तो डेल्टा आर यू एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है -885 किलो जूल, राइट। चलिए, फिर आपने कंबशन इक्वेशन लिख दिया। CH4 + 2O2 कन्वर्ट इनटू CO2 + 2H2O, राइट। तो हमारे पास डेल्टा एन जी की वैल्यू आ गई कितनी? डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 1 -1 -2 वैल्यू आ गई। अब यहां से आपने क्या किया? डेल्टा आर एच इक्वल टू डेल्टा आर यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी सोल्व किया। -885 डेल्टा एन जी की वैल्यू रख दी आपने -2, आर की वैल्यू किलो जूल में ले ली 8.314 10⁻³ और टेम्परेचर 300 दिया हुआ है। फाइनली सोल्व करके वैल्यू आ गई -889.99 किलो जूल, मतलब -0.890 के आसपास वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो अपना प्रॉब्लम है आप देख रहे होंगे, द लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl इज 772 किलो जूल पर मोल and enthalpy of solution is 2 kilojoule per mole if hydration enthalpy of Na positive and Cl minus ions are in the ratio of 3:2.5. What is the enthalpy of hydration of Cl minus? देखिए प्रॉब्लम सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बोर्न हेबर साइकिल। आप सब बच्चों को बोर्न हेबर साइकिल बनाना आता होगा, जैसे कि NaCl सॉलिड, राइट, प्लस एक्वस इट कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। देखो ये बात आप सारे बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं। अब बना लीजिए इसका पूरा बोर्न हेबर साइकिल। NaCl सॉलिड सबसे पहले कन्वर्ट होगा Na पॉजिटिव गैसियस फेज में प्लस Cl माइनस गैसियस फेज में, राइट। जब ये Na पॉजिटिव गैसियस फेज कन्वर्ट होगा Na पॉजिटिव एक्वस फेज में, यहां पर एनर्जी रिलीज होगी जो कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na पॉजिटिव होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Na पॉजिटिव कितना है? Na पॉजिटिव का 3K। तो इसको लिख देते हैं -3K। माइनस क्यों लिखा मैंने? बिकॉज एनर्जी सिस्टम के अंदर रिलीज हो रही है। अब आप जाएंगे Cl माइनस से, Cl गैसियस फेज से Cl माइनस एक्वस फेज के अंदर, यहां पर क्या होगा? यहां पर भी एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी होगी -2.5K। इतनी बात सबको समझ में आती है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दिया हुआ है?
2 किलोजूल पर मोल, ये होगा हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर ये लैटिस आपको ब्रेक करना होगा। जब लैटिस ब्रेक करेंगे, वी हैव टू प्रोवाइडेड एनर्जी टू द सिस्टम एंड दिस एनर्जी इज लैटिस एनर्जी। तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 772। इतने पॉइंट क्लियर होता है सब बच्चों को। अब वैल्यू देख लीजिए एक बार, ये आएगा 2 इक्वल टू 772 राइट, -3K -2.5K। क्लियर। यहां से वैल्यू आती है मेरे पास कितनी, 5.5K इक्वल टू 772 -2, और यहां से K की वैल्यू आ जाती है 770 डिवाइडेड बाई 5.5। यहां तक बताइए सब बच्चों को समझ में आया है। अब K की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये डेसिमल हटा दीजिए इसका, इंटू 10। यहां से वैल्यू आ जाएगी आपके पास, देखिए ध्यान से, 5 से 11, ये 5 आ जाएगा। क्लियर। और ये कितना आ जाएगा 70, और ये कितना आ गया 2, और सिंप्लीफाई करके कितना आ गया मेरे पास, ये वैल्यू 140। अब आप देखिए सब बच्चे ध्यान देंगे, हमारे पास जो है कितनी हाइड्रेशन एनर्जी है Cl माइनस की। देखो ध्यान से, व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cl माइनस, ये हमें बताना है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cl माइनस डेल्टा H इक्वल टू -2.5 इंटू K। अब आप ये K की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, -2.5K। तो -2.5 इंटू 140 इंटू 140, और ये वाली वैल्यू आ रही है फाइनली -350 किलोजूल पर मोल। और ये आंसर आ गया अपना कौन सा, बी पार्ट आप देख सकते हैं। क्लियर। एक बार मैं और से एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है। सबसे पहले NaCl सॉलिड जब उसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो उससे हमें क्या क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव एक्वस और Cl माइनस एक्वस। इसमें चेंजेस क्या हो रहे होंगे, ये जो NaCl सॉलिड है इसका लैटिस ब्रेक करेंगे, ये Na पॉजिटिव गैसियस फेज में आएगा और Cl माइनस गैसियस फेज में आएगा। ये जो Na पॉजिटिव गैसियस फेज जब वाटर मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्ट में आएगा तो यहां से इसका हाइड्रेशन हो जाएगा और सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी कितनी है, हमें चूंकि रेशियो दिया हुआ है तो मैंने इसको -3 के ले लिया। क्लियर हुआ। बिल्कुल वैसे ही Cl माइनस गैसियस फेज में है, जब ये एक्वस फेज में आएगा डेफिनेटली इससे भी एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी कितनी है, -2.5K। अब बहुत सिंपल है, जैसे कि हम लोग बॉन्ड हबर साइकिल में प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, 2 इक्वल टू 772 -3K -2.5K। यहां से आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास K की वैल्यू कितनी आ गई, 140। क्लियर। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cl माइनस का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कितना है, -2.5K। क्लियर। तो दिस वैल्यू इज -2.5, और आप K की वैल्यू रख सकते हैं 140, और सिंप्लीफाई करके आ रहा है -350 किलोजूल पर मोल। बताइए सही बच्चों को समझ में आया कि नहीं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं इसके अंदर, ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट हमारे पास ये वाला, देखिए पढ़िए एक बार। By using the following data, calculate enthalpy change of hydration of Cl minus and iodide ion. Enthalpy change. This is enthalpy change. मैं एक बार करेक्ट कर देता हूं, देखो ध्यान दीजिए। This is enthalpy change. Right? आप सब बच्चे लिख लीजिएगा enthalpy change. This is enthalpy change of solution of NaCl -2. वैसे ही enthalpy change of solution of NaI दिया हुआ है +2, राइट। एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव -390, इससे में Cl माइनस और आयोडाइड आयन का कैलकुलेट करना है। एकदम सिंपल है, देखिए आप लोग, जैसे कि हमें दिया हुआ है NaCl सॉलिड, राइट। NaCl सॉलिड प्लस एक्वस, ये कन्वर्ट हुआ किसमें, Na पॉजिटिव एक्वस में, राइट, प्लस Cl माइनस एक्वस में। तो यहां से हम लोग Cl माइनस का कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका लैटिस आपको ब्रेक करना होगा। जब आप इसका लैटिस ब्रेक करेंगे ये आएगा Na पॉजिटिव गैसियस फेज प्लस Cl माइनस गैसियस फेज, राइट। जब Na पॉजिटिव गैसियस फेज से Na पॉजिटिव एक्वस फेज में जाएगा, यहां से एनर्जी रिलीज होगी।
बिल्कुल वैसे ही जब Cl माइनस गैसियस फेज Cl माइनस एक्वस फेज में जाएगा, यहां पर भी एनर्जी रिलीज होंगी। अब देखो वो कौन कौन सी एनर्जी हैं, ये आप सब बच्चे देखो ध्यान दीजिए। जैसे कि सबसे पहले हमें एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl दिया हुआ -2, डेफिनेटली दिस वैल्यू इज -2। व्हाट अबाउट एंथैल्पी चेंज, देखो ध्यान दीजिए, व्हाट अबाउट द लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl, NaCl का लैटिस एनर्जी है 772। देखिए यहां पर लैटिस ब्रेक हो रहा है, जब आप लैटिस को ब्रेक करेंगे तो वहां पर एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ेगी। जब आप सिस्टम को एनर्जी देंगे तो डेफिनेटली दिस वैल्यू इज +772। अब Na पॉजिटिव गैसियस फेज से Na पॉजिटिव एक्वस फेज में जा रहा है, इसका मतलब यहां से एनर्जी रिलीज होगी। और ये वैल्यू कितनी दी हुई है हमें Na पॉजिटिव के लिए, एंथैल्पी चेंज, देखो ध्यान दीजिए सब बच्चे, एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव -390, दिस वैल्यू इज -390। तो हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर एंथैल्पी चेंज ऑफ Cl माइनस, इसको मैं लिख दूंगा डेल्टा H हाइड्रेशन, देखो ध्यान दीजिए बच्चे, डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ Cl माइनस, डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ Cl माइनस। क्लियर? एक बार वैल्यू रखिए, बहुत आसान है, देखिए ध्यान से यहां पर -2 इक्वल टू 772, राइट, -390 प्लस डेल्टा H ऑफ Cl माइनस प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ Cl माइनस। इसको सोल्व करते हैं, डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ Cl माइनस इक्वल टू दिस वैल्यू इज -2 -772, राइट, और माइनस ये आ गया +390। एक बार सिंप्लीफाई करिए, -774 +390, और देखिए वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, -384। एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए, 4 17 17 -9 8 6 -3 3, तो -384। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? तो कभी भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि हमने NaCl की हेल्प से Cl माइनस का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कैलकुलेट किया है, बिल्कुल वैसे ही हम लोग इसके अंदर Na की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे I माइनस का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज पे और करके दिखाता हूं, इसको ध्यान दीजिए। अब यहां पे आएगा NaI सॉलिड, राइट, NaI सॉलिड प्लस एक्वस, ये कन्वर्ट होगा Na पॉजिटिव एक्वस फेज, राइट, प्लस I माइनस एक्वस फेज, राइट। सबसे पहले NaI का हम लोग को लैटिस ब्रेक करना होगा, तो यहां पर आएगा Na पॉजिटिव गैसियस फेज प्लस I माइनस गैसियस फेज। अब Na पॉजिटिव गैसियस फेज से एक्वस फेज में जाएगा, यहां पर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम से, बिल्कुल वैसे ही I माइनस में भी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। अब एक बार इन सब की वैल्यू रख देते हैं, क्या क्या वैल्यूज हैं चेक कर लीजिए। देखिए NaI कितना 2, तो ये वैल्यू 2 रख देता हूं मैं यहां पर, दिस वैल्यू इज 2। अब यहां पे देखिए लैटिस एनर्जी कितना दिया हुआ है, लैटिस एनर्जी ऑफ NaI -699, यानी यहां पे लैटिस ब्रेक हो रहा है, तो एनर्जी कैसी होगी, +699। और Na पॉजिटिव के लिए वैल्यू में कितनी दे रखी है, देखो ध्यान दीजिए सब बच्चे, Na पॉजिटिव के लिए वैल्यू दी हुई है, चेक करिए -390, तो ये वैल्यू है -390। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, राइट, ये आएगा डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ I माइनस, कितनी वैल्यू आएगी देख लीजिए एक बार, ये वैल्यू आएगी 2 इक्वल टू, राइट, 699 -390 प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ I माइनस। क्लियर? तो वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं, डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ I माइनस, दिस इज I माइनस, देखो ध्यान दीजिए बच्चे, दिस इज I माइनस, कितनी वैल्यू होगी, 2 -
699 प्लस 390। क्लियर? ये वैल्यू आ गया मेरे पास कितना? 392 माइनस 699, इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 7 आ गया, राइट? कितना आ गया? 7। ये आ गया 0। क्लियर? ये कितना आ गया? 3। तो देखो चेक करिए, ये वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? -307। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, इसका कितना आ रहा है। इसका आंसर आएगा -307। क्लियर? अब बताओ सारे बच्चे समझ गए इसको? तो इस टाइप से यहां पर हम इन प्रॉब्लम को डील करते हैं। तो ये सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखो ध्यान देना सब बच्चे इसमें। अब हम लोग सोल्व करेंगे इसके अंदर। देखिए आप लोग, देखिए दिया हुआ है डिटरमाइन डेल्टा एच, राइट? डेल्टा एच फॉर फॉलोइंग रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड कांस्टेंट प्रेशर। और रिएक्शन दिया हुआ है CO गैसियस फेज प्लस H2O गैसियस फेज कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस H2। एक बार मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर इसको सोल्व करेंगे, राइट? तो रिएक्शन दिया हुआ है आपको, देखिए ध्यान से। CO गैसियस फेज प्लस H2O गैसियस फेज कन्वर्ट इनटू CO2 गैसियस फेज प्लस H2 गैसियस फेज, राइट? ये हमें सब वैल्यू दे रखे, रिएक्शन दिया हुआ है। अब मुझे डेल्टा आर सीपी की जरूरत पड़ेगी। तो पता है डेल्टा आर सीपी कितना होगा? डेल्टा आर सीपी की वैल्यू आएगी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के जो सीपीएम वैल्यू एक बार चेक कर लीजिए, किस किस के आएंगे? CO2 का आएगा, H2 का आएगा। CO2 का कितनी वैल्यू है? 37 प्लस H2 कितना है? 29 माइनस, अब यहां से CO2 का, CO का और H2 का ले लेंगे। H2 का कितना है? 33 और ये कितना है? -29। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 29 से 29 कैंसिल, ये 4 आ गई। तो मेरे पास डेल्टा आर सीपी की वैल्यू आ गई है 4। अब हम यहां पर यूज करेंगे किरचॉफ इक्वेशन। देखो आप सब बच्चों को याद होगा क्या होती है किरचॉफ इक्वेशन? डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा आर सीपी dt लिमिट T1 से T2। क्लियर हो सब बच्चों को? अब वैल्यू रखते हैं एक बार। हमारे पास डेल्टा H1, अच्छा डेल्टा H1 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक बार 300 केल्विन के ऊपर। यस, 300 केल्विन के ऊपर ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा H1 है मेरा कितने टेम्परेचर के ऊपर? 300 केल्विन के ऊपर। वैल्यू कैसी आएगी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सारी वैल्यू रखते हैं। चलिए, तो यहां से मेरे पास डेल्टा H1 की वैल्यू आने वाली है प्रोडक्ट में कौन कौन है? H2 का तो 0 है, डेफिनेटली H2 का तो 0 है ही है। उसके बाद मुझे चाहिए कौन सा? CO2। तो ध्यान दीजिए, CO2 का कितना दिया हुआ है? CO2 का है -393। क्लियर? उसके बाद चाहिए मुझे किसका? CO वैल्यू कितनी है? -110, माइनस माइनस प्लस 110। उसके बाद चाहिए H2O गैस का, वो वैल्यू कितनी है? -241, माइनस माइनस प्लस 241। इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहां से डेल्टा H1 की वैल्यू आएगी, डेल्टा H1 इक्वल टू -393 प्लस ये वैल्यू कितनी आ गई? 351। कितनी वैल्यू आ गई भाई? 351। इसका मतलब वैल्यू आ गई -42। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है? तो डेल्टा H1 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस वैल्यू इज -42 किलो जूल पर मोल। यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया, राइट? चलिए अब किरचॉफ इक्वेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। मैं फॉर्मूला यहीं पर यूज कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखिए यहीं पे आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, यहां पे लिख लेते हैं इसको, राइट? देखो भाई, डेल्टा H2 वी हैव टू कैलकुलेट, डेल्टा H1 कितनी वैल्यू है? -42 प्लस इसके बाद है डेल्टा आरसीपी। डेल्टा आरसीपी किसमें? जूल में है। ये कितनी वैल्यू है हमारे पास? डेल्टा आरसीपी
4। तो आप ये किस में वैल्यू आ गई, जूल पर मोल, दिस वैल्यू इज जूल पर मोल। अगर इसको मुझे किलो जूल में लेना हो तो 4 इंटू 10⁻³ कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए 4 इंटू 10⁻³ dt लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, इसका लिमिट जाएगा 300 केल्विन से 500 केल्विन, तो लिख देना यहां पर 300 केल्विन, और ये वैल्यू जा रही है कहां तक, 500 केल्विन तक। सोल्व करते हैं भाई। डेल्टा H2 इक्वल टू -42 प्लस 4 इंटू 10⁻³ इंटू 500 माइनस 300, दिस इज 200, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.8। तो डेल्टा H2 इक्वल टू -42 माइनस 0.8 प्लस 0.8 इक्वल टू -41.2 किलो जूल। देखिए यही हमारा आंसर आ रहा है, डेल्टा H इक्वल टू -41.2 किलो जूल। अब देखिए जब भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सिंपल तरीका होता है इन प्रॉब्लम को सोल्व करने का। इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले हमें डेल्टा H1 कैलकुलेट करना पड़ेगा 300 केल्विन के ऊपर। बहुत ही सिंपल, रिएक्शन दिया हुआ है CO प्लस H2O कन्वर्ट इनटू CO2 प्लस H2। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की वैल्यूज और रिएक्टेंट की वैल्यूज रखने के बाद मेरे पास डेल्टा H1 आ गया -42, राइट। फिर हम यहाँ पे किरचॉफ इक्वेशन यूज करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हैं, डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा RCP dt, लिमिट T1 से T2। क्लियर। इसके तुरंत बाद आप यहाँ पर डेल्टा RCP कैलकुलेट कर लेते हो, CP ऑफ प्रोडक्ट माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट, उससे वैल्यू आ गई मेरे पास 4। क्लियर। फिर यहाँ पर आप एक बार वैल्यू रख दीजिए डेल्टा H1 की कितनी, -42। डेल्टा RCP जो कि जूल में आया था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है किलो जूल में, और ये वैल्यू हो गई 4 इंटू 10⁻³ और dt लिमिट ले लिए टेम्परेचर की 300 केल्विन से 500 केल्विन। इसको सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करके एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है -41.2 किलो जूल। तो बताइए सब बच्चों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया अच्छे से। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नंबर नेक्स्ट देखो, ध्यान दीजिए, ये वाले प्रॉब्लम की बात करते हैं। देखो क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है, एट 300 केल्विन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H5 COOH CO2 एंड H2O लिक्विड आर, ये सब वैल्यू दी हुई हैं। कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो चलिए इसका कंबशन लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर भी कैलकुलेट कर लेंगे और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर भी कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, राइट। क्या रिएक्शन है, देखिए C6H5 COOH, दिस इज बेंजोइक एसिड सॉलिड, राइट। इसका फिजिकल स्टेट लिख लेना, प्लस O2 गैसियस फेज में। जब कंबशन करेंगे क्या क्या बनेगा, CO2 गैसियस फेज में प्लस H2O लिक्विड, ये भी गैसियस फेज में, तो लिक्विड फेज में। ये बात सबको समझ में आ रही है। अब जरा इस रिएक्शन को बैलेंस कराइए आप लोग, कैसे बैलेंस होगी। देखो भाई कार्बन कितने हैं, 7 कार्बन है, तो डेफिनेटली यहां पर 7 CO2 आएगा। क्लियर। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और एक 6 हाइड्रोजन है, तो यहां पर 3 H2O आएगा। क्लियर। अब ऑक्सीजन देख लीजिए कितने हैं, इधर टोटल ऑक्सीजन हो गए कितने, 14 प्लस 3 17, 17 माइनस 2 15, तो यहां पर ये कोफिशिएंट आएगा 15/2। कितना क्लियर हुआ। अब बहुत आसान है, आपको उनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिए हुए हैं, तो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड। वही फॉर्मूला, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर। यानी क्या क्या आएगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इक्वल टू, बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट में कौन कौन, 7 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5 COOH सॉलिड माइनस 15/2 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस।
देखो ध्यान दी सब बच्चे, देखो सब बच्चे ध्यान देंगे। हम लोगों ने यहां पर जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में एक हमें वैल्यूज दी हुई हैं, इससे हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो देखो ध्यान दीजिए, दिस एंथैल्पी ऑफ कंबशन इक्वल टू 7 इंटू CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है, एक एक करके देख लीजिए आप लोग। CO2 का दिया हुआ है कितना, -393। एक बार चेक कर लीजिए भाई आप लोग, -393। तो -393 प्लस 3 इंटू H2O लिक्विड का कितना दिया हुआ ये भी चेक कर लीजिए, ये दिया हुआ -286 और CO2 का तो ऑब्वियसली 0 है। यहां पे देखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H5COOH, ये वैल्यू में कितनी दे रखी है, ये वैल्यू दी हुई है, देखो ध्यान दीजिएगा, -408। तो माइनस माइनस प्लस 408 हो गया। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, देखो ध्यान दीजिएगा इसके अंदर। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन की वैल्यू मेरे पास आ जाती है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये मेरे पास वैल्यूज आ गई, देखो सब बच्चे चेक कर रहे होंगे, -3201 किलो जूल मोल इनवर्स, राइट। आप सोल्व कर लीजिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है -3201 किलो जूल पर मोल। अब हमें कैलकुलेट करना है अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम। अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगी, यहां से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो ध्यान दीजिए, इसमें मैं कलर चेंज करता हूं आप लोग के लिए। देखिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जिसको हम लोग डेल्टा यू सी से लिखते हैं, दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, बल्कि इसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ कंबशन। क्या बोलेंगे इसको, इंटरनल एनर्जी ऑफ कंबशन, एंड दिस वैल्यू इज प्लस डेल्टा NgRT। एक बार डेल्टा NG की वैल्यू कैलकुलेट करिए सब बच्चे, कितनी आ रही है, बहुत ही आसान है। डेल्टा NG 7 माइनस 15/2, 7 माइनस 15/2 कितनी वैल्यू आ गई, -0.5, माइनस का 0.5 आ चुका है, क्लियर हुआ। एक बार वैल्यू रख दीजिएगा, ये वैल्यू आ गई -3201, क्लियर, -3201 इक्वल टू डेल्टा CU और डेल्टा NG की वैल्यू रखते हैं -0.5 R। देखो हमें एनर्जी जो दे रखी है, यूनिट है उसका कौन सा, किलो जूल। किलो जूल का मतलब R की वैल्यू यूज कर लेंगे 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू टेम्परेचर कितना लेंगे, देखो टेम्परेचर में दिया हुआ है 300 केल्विन। तो इसको आप सारे बच्चे एक बार सोल्व कर लीजिएगा। यहां से एंथैल्पी ऑफ, यहां से आ जाएगा मेरे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ कंबशन या हीट ऑफ कंबशन अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये वैल्यू आ रही है -3199.75 किलो जूल पर मोल। ये प्रॉब्लम सब बच्चों को समझ में आया है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, सब बच्चे ध्यान देना, बहुत ही आसान है। C6H5COOH प्लस 15/2 O2 गैसियस फेज कन्वर्ट इनटू 7 CO2 प्लस 3 H2O। एक बार रिएक्शन को देख लीजिए, बैलेंस करना है, 7 कार्बन इधर 7 कार्बन इधर, राइट। हाइड्रोजन कितने हैं इधर 6, इधर कितने हाइड्रोजन है 6। अब इधर ऑक्सीजन देखिए कितने, 14 प्लस 3 17, 17 माइनस 2 15 यानी 15/2। अब ये हमारे पास एक बैलेंस रिएक्शन आ चुका है। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन आएगा अंडर कांस्टेंट प्रेशर, एंड दिस वैल्यू इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहां पर प्रोडक्ट में कौन है, CO2, तो 7 CO2 आएगा, और H2O कितना है, तो 3 H2O आएगा, और साथ में कितना आएगा, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड माइनस 15/2 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस, इसका तो 0 ही है। ये सारी वैल्यू दे रखी है, एक बार चेक कर लीजिए। CO2 कितना, CO2 दिया हुआ है आपको माइनस का 393, यस -393, H2O -286, यस -286। वैसे ही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H5COOH, ये वैल्यू कितनी दे रखी है हम लोगों को, दिस वैल्यू इज -408। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 408 हो गया, और आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो मेरे पास एंथैल्पी हीट ऑफ कंबशन आ जाएगी,
कितना अंडर कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ कंबशन अंडर कांस्टेंट प्रेशर इज -3201 किलो जूल पर मोल। क्लियर। अब मुझे कैलकुलेट करनी है हीट ऑफ कंबशन अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो डेल्टा यूसी है इसी को ही हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसका रिलेशन है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच की वैल्यू -3201, डेल्टा यू वी हैव टू कैलकुलेट, डेल्टा एन जी की वैल्यू देखिए यहां से कितनी आ रही है, डेल्टा एन जी आ रहा है हमारे पास 7 - 15/2 दैट इज -0.5, आर 8.314, 10⁻³ टेम्परेचर 300 केल्विन। और जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जा रही है डेल्टा यू इक्वल टू -3199.75 किलो जूल पर मोल। ये प्रॉब्लम सब बच्चों अच्छे समझ में आया है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला प्रॉब्लम ये वाला है, देखो ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, सभी लोग ध्यान दीजिए। कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन C3H6। तो सबसे पहले इसका भी बॉन्ड हेबर साइकिल बनाते हैं। चलिए बॉन्ड हेबर साइकिल बनाते हैं। C3H8 गैसियस फेज प्लस, अब मुझे क्या कराना है इसका कंबशन, तो O2 से रिएक्शन कराएंगे। O2 गैस, जब O2 गैस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या बनेगा, CO2 मिलेगा, CO2 प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, ये इसके प्रोडक्ट होंगे। क्लियर। अब इसको एक बार बैलेंस कर देते हैं, 3 कार्बन इधर तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3CO2 हो गया। हाइड्रोजन कितने 8, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4H2O, हाइड्रोजन भी बैलेंस। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, 3 × 2 6, 6 + 4 10, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 5O2। ये हमारा बैलेंस रिएक्शन आ चुका है। क्लियर। ये हमारा जो बैलेंस रिएक्शन आया है, अब बनाते हैं इससे बॉन्ड हेबर साइकिल। चूंकि बॉन्ड एनर्जी दे रखी है तो यहां से सबसे पहले C3H8 के बॉन्ड ब्रेक करने होंगे। यहां पर 3 कार्बन गैसियस फेज में मिलेगा प्लस 8 हाइड्रोजन गैसियस फेज में मिलेगा। क्लियर। उसके बाद देखो ध्यान दीजिए, अब हमें यहां पर ऑक्सीजन कितना मिलेगा, 10 ऑक्सीजन गैसियस फेज में मिलेगा। राइट। अब आप देखो CO2 में 3 कार्बन है, 6 ऑक्सीजन चाहिए मुझको, तो इसको लिख देंगे 6 ऑक्सीजन गैसियस फेज प्लस 4 ऑक्सीजन गैसियस फेज, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहां से देखो आप लोग, अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, 3 कार्बन गैसियस फेज प्लस 6 ऑक्सीजन, इट फॉर्म 3CO2। तो यहां से आपके पास ये मिल जाएगा 3CO2 गैसियस फेज। लेकिन दिस मॉलिक्यूल इज थियोरेटिकल मॉलिक्यूल, बात समझ में आ रही है? जब ये मॉलिक्यूल एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूल में जाएगा, डेफिनेटली यहां से एनर्जी सिस्टम से रिलीज होगी, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। राइट। अब चलिए 8 हाइड्रोजन गैसियस फेज प्लस 4 ऑक्सीजन गैसियस फेज, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो यहां से मेरे पास आएगा 4H2O, और ये कौन से फेज में आएगा, गैसियस फेज में, और फिर हम लोग जाएंगे लिक्विड फेज में। दिस इज द बॉन्ड हेबर साइकिल। इतना सब बच्चों को समझ में आया है? अब देखो, अब कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे C3H8 से, ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा C3H8। तो आप देख सकते हैं यहां पर कितने कितने बॉन्ड हैं, एक बार चेक करिए सब बच्चे। देखिए कार्बन के C सिंगल बॉन्ड C, दो C सिंगल बॉन्ड C हैं, तो यहां पर चूंकि एनर्जी देनी पड़ेगी ये वाली, C सिंगल बॉन्ड C की एनर्जी कितनी है वो भी चेक कर लीजिए, ये है 345, तो 2 × 345 ये एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ेगी। और CH बॉन्ड कितने हैं एक बार काउंट कर लीजिए, देखिएगा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 × 1 CH बॉन्ड की एनर्जी, CH बॉन्ड की एनर्जी कितनी है चेक करिए 410, 8 × 410, यहां तक समझ में आता है? क्लियर। अब O डबल बॉन्ड O आपको ब्रेक करना होगा, कितने O डबल बॉन्ड O हैं, 5 हैं, और O डबल बॉन्ड O की एनर्जी कितनी है चेक कर लीजिए, दिस इज 498, तो प्लस
5 इंटू 498। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है? क्लियर? अब देखिए यहां से, अब जब यह यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड होने के बाद CO बनाएंगे, एक CO2 मॉलिक्यूल में 2 C डबल बॉन्ड O हैं, तो 3 में 6 हो जाएंगे। यहां से एनर्जी रिलीज होगी -6 C डबल बॉन्ड O। अब C डबल बॉन्ड O की एनर्जी देखिए कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 804, तो -6 इंटू 804। क्लियर हो सब बच्चों को? राइट। अब यहां पर देखो थियोरेटिकल मॉलिक्यूल से एक्सपेरिमेंटल में जा रहा है, तो एनर्जी सिस्टम से रिलीज होगी। तो रेजोनेंस एनर्जी दे रखी है आपको कितनी, 143। तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल हैं, 3, तो -3 इंटू 143 किलो जूल, ये एनर्जी सिस्टम से रिलीज हो गई है। राइट। अब यहां पे देखो 8 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, ये 4 H2 बना रहे हैं, एक H2 में 2 OH बॉन्ड है, तो 4 में 8 हो गए। यहां भी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी -8 इंटू OH बॉन्ड। OH बॉन्ड की एनर्जी देख लीजिए कितनी है, OH बॉन्ड की एनर्जी है आपके पास में 464, तो -8 इंटू 464, ये एनर्जी रिलीज हो गई। यहां से H2O गैसेस में आ गया। अब गैस से आप लिक्विड में जा रहे हैं, यहां से एनर्जी सिस्टम से रिलीज होगी। अब देखो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है कितना, 41, तो यहां पे लिख देंगे -41 इंटू 4, ये सारी एनर्जी आ गई और ये आ जाएगा आपके पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बताइए मुझे, ये सभी बच्चों को समझ में आ गया? बॉन्ड हेबर साइकिल एक बार सब बच्चे चेक कर लीजिएगा। ये आएगा हमारे पास फाइनल बॉन्ड हेबर साइकिल। क्लियर? अब ये वैल्यू लिख लेते हैं इसकी, कितनी कितनी वैल्यू आएंगी। देखो यहां से मैं ये वैल्यू लिख रहा हूं आप लोग के लिए, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इक्वल टू, सारी वैल्यू लिख लीजिएगा। देखो 2 इंटू 345 कितना आ गया, 690। दिस वैल्यू इज 690। ये वैल्यू आ गई मेरे पास 690 प्लस 8 इंटू ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस वैल्यू इज 0832। वैल्यू कितनी आ गई, 3280 प्लस वैल्यू आ गई। ये वैल्यू कितनी आएगी प्लस में, इसको भी प्लस कर लीजिएगा। ये वैल्यू आ गई है 40 मतलब 40 कितना आ गया, और 45 49 4, और ये कितना आ गया 24। दिस वैल्यू इज 2490। तो ये मेरे पास आ गई प्लस वाली एनर्जी। और देखो प्लस वाली एनर्जी कहाँ है, और तो कहीं भी नहीं है। अब सारी माइनस वाली एनर्जी लिख दो एक साथ। देखिए ध्यान से एक बार चेक कर लीजिए, प्लस वाली एनर्जी ये वाली दोनों हो गई, ये वाली हो गई, इसके अलावा ये तो माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी सब माइनस में है। अब माइनस वाली एनर्जी एक साथ लिख लेते हैं। देखिए ये वाला -6 इंटू, ये वाली एनर्जी है -6 इंटू 804, 6 इंटू 804, ये वाली एनर्जी आ गई माइनस वाली। एक माइनस वाली एनर्जी ये है -8 इंटू 464। उसके बाद एक माइनस वाली आ गई -3 इंटू 143। एक ये वाली आ गई -41 इंटू 4। इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं और ये वैल्यू आ गई हमारे पास -2669 किलो जूल। इतना पॉइंट क्लियर हुआ सब बच्चों को? इस टाइप से यहां से आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोपेन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए प्रॉब्लम है अपने पास, 2 सॉल्यूशन इनिशियली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वर मिक्स्ड विद एन एडियाबैटिक कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर, वन कंटेन 400 ml ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड। तो यहां से मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। वीक मोनोप्रोटिक एसिड HA के क्या फॉर्मूला है, mv/1000। m कितना है, हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूला n इक्वल टू mv/1000। कितनी मोलैरिटी दे रखी है, 0.2। वॉल्यूम कितना, 400 डिवाइडेड बाई 1000।
डिवाइडेड बाई 1000, तो वैल्यू आ गई एन ऑफ एच ए इक्वल टू 0.08। यहां तक सब बच्चों को समझ में आता है। उसके बाद द अदर कंटेन 100 ml 0.8 m NaOH, तो n ऑफ NaOH ये कितना आ गया हमारे पास mv बाई 1000। m कितना है देखो चेक करिए एक बार, m है 0.8, वॉल्यूम कितना है 100 ml, 100 ml डिवाइडेड बाई 1000, और ये वाली वैल्यू भी कितनी आ गई 0.08। इतना सब बच्चों को समझ में आता है। तो हमारे पास HA के मोल 0.08, NaOH के मोल 0.08 हैं। आगे बोलते हैं ये आफ्टर मिक्सिंग टेम्परेचर इंक्रीज टू 26.2 और इनिशियल टेम्परेचर था 25। तो यहाँ से हम चेंज इन टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 26.2 माइनस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, and the value is 26.2 minus 25 and this value is 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? अब यहां पर हमसे पूछा जा रहा है आफ्टर मिक्सिंग टेम्परेचर इंक्रीज टू 26.2 हाउ मच हीट इवोल्व इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एसिड। अगर 1 मोल ऑफ एसिड ले लेंगे, एज्यूम डेंसिटी हमें दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, तो कैलकुलेट कर लेंगे Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, राइट? Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, राइट? एम की वैल्यू कितनी है, दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम का सम कितना, देखिए 400 ml प्लस 100 ml 500 ml, और डेंसिटी कितनी दे रखी है हमें 1। तो इसका मतलब मास कितना हो गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मैं अलग से दिखा देता हूं यहां पर, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना 500, डेंसिटी कितनी 1, तो मास आ गया मेरे पास 500 ग्राम। क्लियर? मास आ गया कितना 500 ग्राम, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर 500 ग्राम। स्पेसिफिक हीट 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन इंटू 4.2, तो ये मेरे पास क्यू आ गया। डेल्टा टी कितना 1.2, तो ये जो मेरे पास हीट आ गई किस में आ गई, ये जूल में आ गई। यहां तक क्लियर हुआ? अब एंथैल्पी ऑफ हमसे पूछा जा रहा है इसके अंदर, हीट इवोल्व इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एसिड, तो 0.08 मोल के लिए इतनी हीट इवोल्व हो रही है, तो 1 मोल के लिए तो आप लिख सकते हैं 4 1 मोल हीट इवोल्व इक्वल टू 500, देखिए ध्यान से, 500 इंटू 4.2 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई हाउ मेनी मोल 0.08 मोल, दीज आर 0.08 मोल। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहां से आप देखो, ध्यान दीजिए आप लोग, वैल्यू आ रही है मेरे पास, इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये वैल्यू किस में आएगी, किलो जूल में आएगी। आप सोल्व कर सकते हैं पूरा। ये वैल्यू कितनी आ गई 2, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये डेसिमल हटा दीजिए इनके, ये भी हट जाएंगे, ये कितना आ गया 6, राइट? यहां पे देख सकते हैं ये कितना जाएगा आपके पास 3, फाइनली ये कितना आ गया 4, राइट? ये वाली कितनी वैल्यू कितनी आ गई 2, ये कितना आ गया 21, तो दिस इज 63/2। 63/2 मतलब यस दिस इज 31.5, ये वैल्यू आ रही मेरे पास 31.2 किलो जूल। इतने हीट इवोल्व होगी। माइनस साइन हमने यूज किया हुआ है, माइनस साइन इंडिकेट हीट इवोल्व। ये पॉइंट सब बच्चों को समझ में आ गया? तो देखिए यहां पर जो हीट इवोल्व हो रही है दैट इज 31.5 किलो जूल पर मोल। समझ में आया सब बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो ध्यान दीजिए सब बच्चे, इसके अंदर लाइम इज मेड कॉमर्शियली बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन CaCO3 सॉलिड। इसका डिकम्पोजिशन कर देते हैं, इट फॉर्म CaO सॉलिड प्लस CO2 gaseous phase. Clear? What is the change in internal energy when 1 mole of CaCO3 volume 34 ml दिया हुआ है, absorb 180 kilojoule of heat and decompose at certain temperature against a pressure of 1 bar to give solid CaO volume हमें दिया हुआ है और CO2 का वॉल्यूम दिया हुआ है, राइट? तो यहां से आप देख सकते हैं
चेंज इंटरनल एनर्जी, तो सीधा फॉर्मूला है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू समीशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल। तो वैल्यू रखिए यहां पर, डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, डेल्टा एच की वैल्यू है व्हाट इज द चेंज इंटरनल एनर्जी व्हेन इट एब्जॉर्ब, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड CaCO3 एब्जॉर्ब 180 किलो जूल। तो डेल्टा एच कितना है मेरे पास, दिस इज 180 किलो जूल। डेल्टा यू वी हैव टू कैलकुलेट प्लस पी, पी कितना है हमारे पास, चेक करिए एक बार। प्रेशर, देखो प्रेशर कितना दिया हुआ है 1 बार, तो 1 बार प्रेशर है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट CO2 का वॉल्यूम, CO2 का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ CaO माइनस वॉल्यूम ऑफ CaCO3, राइट। अब वैल्यू देखिए आप, 180 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2, CO2 का वॉल्यूम कितना 20 लीटर, दिस इज 20 लीटर, राइट, प्लस CaO का वॉल्यूम कितना है हमारे पास, CaO का वॉल्यूम दिया हुआ है अपने को 16 ml, यानी 16 इंटू 10⁻³ माइनस CaCO3 का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 34 ml, यानी 34 इंटू 10⁻³ इसको मैंने लीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। ये आ गया बार लीटर, और बार लीटर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.1 से, तो किलो जूल में आ जाएगा। तो यहां से वैल्यू आ गई इंटू 0.1 कर देते हैं इसको, 0.1, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो वैल्यू आ गई मेरे पास डेल्टा यू इक्वल टू 180 माइनस 2 इक्वल टू 178, दिस वैल्यू इज 178 किलो जूल। तो आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा डेल्टा यू कितना क्या हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज 178 किलो जूल।